ये बात साल 2020 की है, जब नेपाल की रहने वाली दो लड़कियां नेपाल से भारत आती हैं ताकि वो यहाँ पे आके कमा सकें और खा सकें। भारत में आके वो दिल्ली में रहने लगती हैं और बहुत समय तक वो दोनों यहाँ पे नौकरी ढूंढती हैं, लेकिन उन दोनों को कोई भी नौकरी नहीं मिलती और जो उनके पास पैसे होते हैं वो भी खत्म होने लगते हैं। इसलिए ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों फैसला करती हैं कि क्यों ना वापस नेपाल जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नौकरी मिलनी नहीं है। अब ये दोनों क्या करती हैं, रेलवे स्टेशन जाती हैं और वहाँ पे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती हैं और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं, वहाँ पे रो रही होती हैं। अब जब ये दोनों लड़कियाँ वहाँ पे रो रही होती हैं तभी इनके ऊपर नेपाल की ही रहने वाली एक महिला की नज़र पड़ती है जिसका नाम होता है निर्मला। निर्मला इनके पास जाती है और इन दोनों से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो तो और तुम रो क्यों रही हो। तब जाके संगीता और ममता जो है निर्मला को अपनी पूरी कहानी सुनाती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, नौकरी कोई मिली नहीं, पैसे सारे खत्म हो गए। इसके बाद निर्मला जो है इन दोनों से कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देती हूँ जिसमें तुम्हारा रहना खाना आना जाना पीना फोन सब कुछ फ्री है और तुम्हें मैं महीने के 1.5 लाख रुपए महीने दूंगी, एक को 1.5 लाख रुपए महीने, यानी कि दोनों को 3 लाख रुपए महीने हो गए। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां ये वाली बात सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि काम क्या करना होगा, तो निर्मला कहती है कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम्हें करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसके बाद जो संगीता और ममता हैं वो निर्मला के साथ चली जाती हैं और इसके साथ में मिलकर काम करने लगती हैं। 1 महीना पूरा हो जाता है और जैसे ही 1 महीना पूरा होता है तो संगीता और ममता के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं और जैसे ही इन दोनों के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आते हैं तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और 1.5 लाख रुपए जब आते हैं तो कुछ पैसे ये अपने नेपाल भेजती हैं, कुछ पैसे अपने पास रखती हैं खर्चे के लिए और इसके बाद जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी आ रही होती है और काम कुछ करना नहीं था। इसके बाद दोस्तों समय ऐसे ही गुजरने लगता है और जब समय गुजरने लगता है तो पता चलता है कि इन दोनों ने करोड़ों रुपए छाप लिए थे और नेपाल में अपने घर के पास बहुत सारी संपत्ति खरीद ली थी और लग्जरी जिंदगी जी रही थी और इंडिया में रह के काम कर रही थी। अब 2025 आता है और जब 2025 आता है तब इन दोनों को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है और जब पुलिस इन दोनों को पकड़ती है तो पता चलता है कि इन दोनों ने 100 करोड़ से ऊपर का घपला किया है, यानी कि इन दोनों के अकाउंट से 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो चुका था। अब जैसे ही 100 करोड़ वाली बात सामने आती है तो पुलिस जो है इनके पूरे के पूरे गैंग को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है और फिर इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम करते क्या थे कि तुम लोगों के अकाउंट से 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया। और दोस्तों इनके पास संपत्तियां भी बहुत सारी थी, लग्जरी जिंदगी जी रहे थे। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार होने के बाद इनकी कहानी सामने आई है। दोस्तों आज की कहानी इन्हीं दोनों महिलाओं के ऊपर है, इनके पूरे गैंग के ऊपर है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या करते थे कि इन्होंने कुछ ही समय के अंदर अंदर 100 करोड़ से ऊपर रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से और मुरादाबाद का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है काठगढ़ थाना और यहीं पे एक सरकारी विद्यालय है और इस सरकारी विद्यालय के अंदर ही एक सरकारी शिक्षिका थी। अब सरकारी शिक्षिका की कहानी क्या है दोस्तों, दरअसल सरकारी जो शिक्षिका हैं, जो मैडम हैं, वो विधवा हो चुकी हैं, उनके पति मर चुके हैं और उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन व्यापन कर रही थी और डेली स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, घर आ जाती थी। उनके जानने वाले उनसे कहते थे कि अभी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि आप इस तरह से विधवाओं वाली ज़िंदगी बिता रही हो, आप किसी अच्छे से इंसान को चुनिए और उससे शादी कर लीजिए। अब ऐसी ऐसी बातें जो है रोज़ाना हुआ करती थी। उनके स्कूल में जो उनके साथ में काम करते थे, उनके कलीग, वो भी उनसे यही बोलते थे, उनके रिश्तेदार भी यही कहते थे कि उनको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अकेले ज़िंदगी नहीं बीतती। अब जब सभी लोग ये वाली बात कर रहे थे तो सरकारी शिक्षिका ये सोचती हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए और किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढ लिया जाए। अब पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं दोस्तों, नॉर्मल लोगों की कहानी तो ये है कि भैया रिश्तेदारों से बात करते कि भाई तुम्हारे संपर्क में कोई हो तो बताओ,
जानने वाले कोई रिश्ता बता देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं। इसीलिए मैडम ने भी यही रास्ता चुना। अब मैडम क्या करती हैं, 25 जुलाई 2025 को क्या करती हैं, शादी.com पे अपना बायोडाटा डाल देती हैं पूरी डिटेल के साथ, ताकि उनके लिए कोई अच्छा सा संबंध मिल सके। और वहाँ पे बहुत से लड़कों को ढूंढती भी हैं कि कोई अच्छा संबंध मिल जाए तो उससे बात की जाए। अब ये जो है शादी.com पे अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उसके बाद फ्री होकर अपनी ड्यूटी पे चली जाती हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अगले ही दिन इनके व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा लेटर लिख के आता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि मेरा नाम अरब सिंह है, मेरी पैदाइश जो है वो भारत की ही है, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी नौकरी जो है वो अमेरिका में है, और इस समय पे जो है मैं अमेरिका में ही MBBS जनरल सर्जन हूँ, और मैं पिछले 15 साल से अमेरिका में ही हूँ, और अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है, परिवार में मेरा कोई है नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी शादी जो है भारत में ही हो जाए, ताकि मैं भारत में आके बस सकूँ, अपना परिवार वहीं पे आके बसा सकूँ। अब जैसे ही ये वाली बात मैडम के सामने आती है तो मैडम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अब वो उस लेटर को नीचे पढ़ती हैं, नीचे लिखा हुआ होता है कि मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपकी प्रोफाइल मैंने देखी, और प्रोफाइल देख के मुझे लगा कि आप मेरे लिए बहुत ही सही हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे से बात करना चाहती हैं तो आप लेटर में आप मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख सकती हैं, ताकि हम दोनों की आगे बातें हो सकें। इसके बाद मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अमेरिका में एक डॉक्टर है जो कि जनरल सर्जन है, और बहुत अच्छी तरह से उनसे बात कर रहा है। मैडम को भी अच्छा लगता है कि देखिए कोई अच्छे इंसान से ही शादी होगी, इसीलिए मैडम जो है उसके नीचे रिप्लाई कर देती हैं इंटरेस्टेड वाला। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, मैडम की और डॉक्टर साहब की जो है बातें होना शुरू हो जाती हैं। अब जब बातें होना शुरू हो जाती हैं तो इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है, यानी कि फ़ोन वाला प्यार जो होता है। अब ये दोनों लंबे लंबे समय तक फ़ोन पे बातें करते थे। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब इसी बीच क्या होता है दोस्तों, 3 दिन गुजर जाते हैं, और 3 दिन बाद तारीख आती है 27 जुलाई 2025, और 27 जुलाई 2025 को मैडम के पास एक फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। वो मैडम को फ़ोन करके बोलती हैं कि आपके लिए यहाँ पे कस्टम में एक पार्सल रखा हुआ है, और पार्सल जो है आपके नाम का है, आपका नाम बताइए। मैडम से नाम पूछा जाता है, पूरी डिटेल पूछी जाती है, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या करती हैं, और सारी जो जानकारी होती है, ताकि पार्सल को उनके घर पे पहुँचाया जाए। अब मैडम जो है पूरी जानकारी दे देती हैं। जब मैडम पूरी जानकारी दे देती हैं तो वो कहते हैं कि आपका पार्सल जो है आपके घर पे तो पहुँचाया जाएगा, लेकिन पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाओं में आपको टैक्स भरना होगा, ताकि आपका पार्सल आपके घर पे पहुंचाया जा सके। तो मैडम पूछती है कि पार्सल आया कहाँ से है, तो वो बताते हैं कि ये पार्सल जो है अमेरिका से आया है। अब अमेरिका से पार्सल आया है, मैडम कहती है कि अमेरिका में तो उनका कोई जान पहचान का नहीं है। तभी उन्हें याद आता है कि डॉक्टर अरब सिंह जो है अमेरिका में रहते हैं, और उन्हीं से उनसे बात चल रही है 2-3 दिन से। अब वो क्या करती है, अरब सिंह को एक मैसेज करती हैं कि आपने क्या कुछ मेरे लिए भेजा है। अब अरब सिंह क्या करते हैं, उसके नीचे एक स्माइली वाली इमोजी भेज देते हैं। इसका मतलब ये है कि अरब सिंह ने उनके लिए कुछ भेजा है। अब थोड़ी देर बाद दोबारा से उनके पास फ़ोन आता है मैडम के पास। मैडम पूछती हैं कि बताइए। वो कहती हैं कि हमने इस पार्सल को अपनी मशीनों से चेक किया है, हम इस पार्सल को खोल तो नहीं सकते, लेकिन हमने इसे अपनी मशीनों से चेक किया है, तो इसमें पता चला है कि इसमें जो है सोने की ज्वेलरी है, हीरे की अंगूठी है, और अमेरिकी डॉलर है। लगभग अगर इसकी कीमत मानी जाए तो 50 लाख डॉलर के आसपास होगी, यानी कि 50 लाख US डॉलर के आसपास का सामान है इस पार्सल के अंदर। तो मैडम कहती हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर अमेरिकी डॉलर भी है, ज्वेलरी भी है, हीरे की अंगूठी भी है, तो आप ऐसा कीजिए, आपको जो पैसा मेरे से चाहिए आप उसी में से ले लीजिए। पैसे की रकम थी दोस्तों लगभग 30,000 रुपये के आसपास। अब 30,000 रुपये वो जो है मैडम से मांग रहे थे कि आप ऐसा है 30,000 रुपये जमा कराइए, ताकि हम आपके पार्सल को आपके घर तक पहुंचा सकें। लेकिन मैडम ने कहा कि आप ऐसा करो, पार्सल में से पैसे निकाल लो, और जो पैसे हैं वो बाकी का सामान मेरे पास भेज दो। लेकिन जो कस्टम ऑफिस वाले थे उन लोगों ने कहा कि हम पार्सल को खोल नहीं सकते। अभी इसमें से आप बाद में इल्ज़ाम लगा दो कि महंगा है कि सस्ता है, कि आपने माल चोरी कर लिया, इसलिए आपको ही 30,000 रुपये जमा करने होंगे, इसके बाद ही ये पार्सल आपके पास आएगा। अब मैडम क्या करती है, थोड़ा समय लेती है सोचने के लिए। अब
मैडम सोचती है कि 50 लाख यूएस डॉलर का सामान है, उसमें सोने चांदी की चीज़ें भी हैं, हीरे की अंगूठी भी है, यूएस डॉलर भी हैं। अब नया नया डॉक्टर साहब हैं, उनके परिवार में तो कोई है नहीं। अब डॉक्टर साहब भी शायद करना चाहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने इतना सारा सामान उनके पास भेजा है। 50 लाख यूएस डॉलर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक यूएस डॉलर की कीमत जो है भारत में अगर करेंसी देखी जाए तो 85 रुपये के आसपास होती है। अब 50 लाख से आप खुद ही कन्वर्ट कर लीजिए कि कितने रुपए का माल होगा। इसीलिए मैडम सोचती है कि 30,000 रुपये की ही तो बात है, 50 लाख यूएस डॉलर के ऊपर 30,000 रुपये का गेम खेल दिया जाए। इसीलिए मैडम उनसे पूछती हैं कि बताइए कहाँ पे मेरे को पे करने हैं, तो वो वहाँ से एक अकाउंट नंबर देते हैं। मैडम क्या करती है, 30,000 रुपये उस अकाउंट में डाल देती है। अब इसके बाद उनके पास मैसेज आता है कि कंग्रेचुलेशंस, आपका जो पार्सल है जल्द ही आपके घर पहुँच जाएगा। मैडम बहुत ज़्यादा खुश होती है कि 50 लाख यूएस डॉलर का माल उनके घर पर आएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तभी यानी कि 31 जुलाई 2025 को क्या होता है, मैडम के पास कस्टम अधिकारी का फ़ोन आता है। अब कस्टम अधिकारी उनसे कहते हैं कि आपने किसी पार्सल के लिए 30,000 रुपये अकाउंट में डाले हैं। वो कहती हैं हाँ। उन्होंने कहा कस्टम अधिकारी ने कि आपने ये बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, क्योंकि इस पार्सल के अंदर में बहुत ही गलत गतिविधियों की चीज़ें रखी हुई हैं और देश के खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ये बहुत ज़्यादा गलत किया है और आप मुझे अपना पता बताइए ताकि आपको गिरफ्तार किया जाए। अब कस्टम अधिकारी जो है अपनी तरफ से उनको धमकी दे रहे थे कि आपने आखिर 30,000 रुपये दिए तो दिए क्यों, और ये शख्स कौन है जिसने आपके पास ये पार्सल भेजा है। अब मैडम जो है डॉक्टर अरब सिंह के लिए व्हाट्सअप करती है, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, कोई पता नहीं है कौन है, कहाँ है, क्या है। अब मैडम भी बहुत ज़्यादा परेशान। अब कस्टम अधिकारी जो है उन्हें धमकी दे रही होती है, और जब धमकी दे रही होती है तो उनसे कहती है कि आपकी सरकारी नौकरी 1 मिनट में छूट जाएगी और आपको जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अब मैडम घबरा जाती है, वो करे तो करे क्या। अब मैडम कहती है कि आप ऐसा कीजिए, उस पार्सल को आप ही रख लीजिए, मुझे उस पार्सल से कोई लेना देना नहीं है। तो कस्टम अधिकारी कहती है कि अब पार्सल को हम नहीं रख सकते, आपने इसके पैसे अकाउंट में डाले हैं, आपका अकाउंट नंबर सामने आ गया है और उससे आपकी सारी की सारी डिटेल सामने आ गई है। मैडम घबरा जाती है, वो कहती है कि अब मैं क्या करूं। वो कहती है, कस्टम अधिकारी कहती है कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेमेंट करना है। तो मैडम पूछती है कितना पेमेंट करना है। अब इसके बाद दोस्तों गेम शुरू होता है। अब गेम क्या शुरू होता है, 31 जुलाई से लेके 18 अगस्त 2025 तक मैडम के अकाउंट में दोस्तों कितने रुपए थे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। मैडम के अकाउंट में SBI के खाते में 25 लाख रुपए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 11,21,000 रुपये थे और इंडियन बैंक के अकाउंट में 18,57,000 रुपये थे। और कस्टम अधिकारी क्या करती है, इससे धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे ऐंठ लेती है। टोटल कितने रुपए ऐंठती है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 31 जुलाई 2025 से लेके 18 अगस्त 2025 तक मैडम से पैसे ऐंठे जाते हैं 94,78,000 रुपये, और जो है अलग अलग 20-25 खाते होते हैं, उन सभी खातों में डाले जाते हैं। मैडम के पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बचती, वो सिर्फ अपनी नौकरी को बचाना चाह रही थी मैडम, और जेल में जाने से बचना चाह रही थी। और वो लोग क्या है, मैडम के ऊपर दबाव पे दबाव डाले जा रहे थे कि पैसे डालो नहीं तो नौकरी जाएगी और तुम भी जेल में जाओगी, क्योंकि तुम जो है देश के खिलाफ काम कर रही हो। मैडम को लगता है डर, इसीलिए बेचारी मैडम भी घबरा के उनके अकाउंट में पैसे डाल रही थी। 20-25 अकाउंटों में 94,78,000 रुपये से ऊपर पैसे चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसके बाद एक दिन जो अरब सिंह है, डॉक्टर अरब सिंह, जिससे कि मैट्रिमोनियल साइट पे मैडम की बात हुई थी, एक दिन उसका मैसेज दोबारा से आ जाता है। और जब मैसेज आता है तो वो कहता है कि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। अब मैडम कहती है कि पैसे चाहिए, वो कहता है हाँ। वो कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो डॉक्टर अरब सिंह क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ फ़ोटो हैं, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे जितने भी फ़ोटो मेरे पास हैं उन्हें डीप फेक के ज़रिए सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद तुम्हारी देखो कैसी बेइज्जती होगी। तुम जिस मोहल्ले में रहती हो, जिस कॉलोनी में रहती हो, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। अब मैडम और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि अरे ये किस जाल में फंस गई। वो तो शादी करने के लिए सोशल मीडिया पे उसने शादी.com पे उसने अपने प्रोफाइल बनाई थी, लेकिन यहाँ पे तो उसको लूटा जा रहा है। जिससे शादी की बात हो रही थी, पहले तो वो बहुत अच्छा आदमी था, अब तो वो शैतान निकल गया। उसके पास फ़ोटो हैं डीप फेक के ज़रिए,
उनमें एडिटिंग करेगा और एडिटिंग करके उसको बदनाम करने की बात कर रहा है। अब उसे भी पैसे चाहिए, लेकिन मैडम के पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि वो सारे पैसे पहले ही दे चुकी थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 18 अगस्त 2025 से लेके 31 अगस्त 2025 तक मैडम जो है सोचने में लग जाती है कि करूं क्या करूं, करूं तो क्या करूं। इसके बाद जब मैडम को कुछ भी समझ में नहीं आता तो 31 अगस्त 2025 को मैडम जो है सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पे जाके पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और उससे कितने पैसे ठगे गए हैं। इसके बाद जो पुलिस स्टेशन वाले लोग होते हैं वो मैडम से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, सीधे साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद जाइए और वहाँ पे जाके अपनी FIR दर्ज कराइए, क्योंकि जो भी होगा वहीं से होगा, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, सादा क्राइम नहीं है। इसके बाद मैडम जो है साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद जाती है और वहाँ पे जाके अपनी पूरी कहानी बताती हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि जो पूरी कहानी तो सुनाती है कि कितने रुपए हट लिए गए। अब मैडम के पास कोई और वो भी नहीं था सबूत कि कौन है क्या है। मैडम के पास था सिर्फ एक नंबर, और उस नंबर से डॉक्टर अरब अमेरिका में रहता है वो नंबर था, एक कस्टमर केयर का नंबर, कस्टम ऑफिसर का नंबर था, जो कि उससे बार बार पैसे हट रही थी। इसके बाद वो क्या करती है, उसी नंबर के आधार पे डॉक्टर अरब सिंह के खिलाफ तहरीर देती है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर अरब सिंह के खिलाफ जब तहरीर दी जाती है तो IT एक्ट 66D और BNS की धारा 319/2 और BNS की धारा 318/4 के तहत डॉक्टर अरब सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। अब कस्टम ऑफिसर और डॉक्टर अरब सिंह इन दोनों के नंबर को देखा जाता है कि आखिर ये नंबर किसके हैं, कहाँ के हैं और कौन सरकारी शिक्षिका से बात करता था। इसके बाद इन नंबरों की CDR निकलवाई जाती है और लोकेशन निकलवाई जाती है, तो एक नाम सामने आता है। और दोस्तों 8 सितंबर 2025 को ये नाम सामने आता है। ये नाम होता है कॉन्संग सुनीता का, जो कि मणिपुर के चंदेड़ जिले की रहने वाली थी। अब पुलिस क्या करती है, कॉन्संग सुनीता के घर पे जाती है और उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके इससे सारी कहानी पूछी जाती है। इसके पास मोबाइल होता है, उसके सारे नंबर तलाश किए जाते हैं और सारे के सारे आंकड़ों को जो है इकट्ठा करके कड़ी से कड़ी जोड़ी जाती है। तब पता चलता है कि कॉन्संग सुनीता ही कस्टम अधिकारी बन के मैडम से बात करती थी। अब पूरे गिरोह के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो दोस्तों इसमें एक विदेशी नागरिक भी होता है, और विदेशी नागरिक जो होता है वो होता है नाइजीरिया का। अब ये नाइजीरिया का आदमी भारत में कैसे रहता था, इसको इतनी अच्छी तरह से हिंदी कैसे आती थी, इसकी भी कहानी अलग है। दरअसल इस आदमी की जो माँ है वो भारत की रहने वाली थी और इसके पिता जो है जमैका के रहने वाले थे, और इस आदमी का नाम था एन मैनुअल कनू। अब एन मैनुअल कनू कौन है, इसके बारे में जानकारी ली जाती है और ये कहाँ है, क्या कर रहा है। अब पुलिस वाले इसको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पे छापे मार रहे थे, लेकिन एन मैनुअल कनू जो है वहाँ से फरार हो जाता था। वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही नहीं रहा था। पुलिस वालों ने जगह जगह पे जाल बनाए ताकि ये पकड़ में आ सके, लेकिन ये नाइजीरियन व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं चढ़ रहा था। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि इसने कोई सामान मंगाया है और डिलीवरी बॉय जो है इसके घर पे जाएगा सामान देने के लिए। इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय का रूप धरते हैं और इसके उस सामान को अपने पास धरते हैं और फिर इस नाइजीरियन व्यक्ति के घर पे जाते हैं, घंटी बजाते हैं, और जैसे ही ये सामान लेने वाला होता है तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, इसको धप्पा सीना पकड़ लेते हैं और पकड़ के इसे भी थाने ले आते हैं। और फिर इससे पूरी जानकारी ली जाती है कि तू यहाँ पे कैसे आया और कैसे कैसे लोगों को पकड़ रहा है। तब जाके दोस्तों इसके पूरे गिरोह के बारे में जानकारी मिलती है। इसके गिरोह में जो हैं 2 लड़कियां थीं, इसमें संगीता और ममता, जो ममता और संगीता थी जो नेपाल की थी वो भी थी। इनको भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं इसी के साथ में। अब इससे जब पूछा जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और कैसे इस कारनामे को अंजाम दे रहे हो, तब पता चलता है कि ये जो नाइजीरियन व्यक्ति है साल 2018 में नाइजीरिया से इंडिया आया था और इंडिया में आके इसने जो है शुरुआत में ट्रैवल एजेंसी का काम खोला था। अब ट्रैवल एजेंसी का काम इसने खोला तो काम चल नहीं पाया। अब काम चल नहीं पाया, इसी बीच में जो है कोरोना काल आ गया
और कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में वैसे भी सारे काम चल नहीं रहे थे और भी ठप हो गए, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब ये सोचता है करूँ तो करूँ क्या, सारे पैसे लग गए व्यापार में और व्यापार हो गया ठप। इसके बाद में इसको एक आइडिया आता है, वो आइडिया होता है ठगी करने का। और जब ये ठगी करने का कारोबार करने की शुरुआत करता है तो इसको एक टीम चाहिए होती है, और जब इसे टीम चाहिए होती है तब इसे मिलती है कॉन्संग सुनीता, जो कि मणिपुर की रहने वाली थी। मणिपुर की कॉन्संग सुनीता के साथ में मिलकर ये व्यापार करना शुरू करता है, कारोबार जो कि ठगी का कारोबार होता है। और तभी इसे निर्मला मिल जाती है। निर्मला को संगीता और ममता रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई मिलती हैं। ये 4 और 5 लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते थे दोस्तों, ये जो है मैट्रिमोनियल साइट देखते थे, फेसबुक की साइटें देखते थे और वहाँ पे देखते थे कि कौन इनके जाल में फंस सकता है। उत्तर भारत और आसपास के राज्यों को देखते थे जहाँ पे लोग पैसे वाले रहते हैं और उन लोगों को फंसाना चाहते थे, क्योंकि ये नाइजीरियन व्यक्ति जो है बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। इसकी माँ भारत की थी, इसलिए इसको हिंदी अच्छी तरह से आती थी, नाइजीरियन भाषा आती थी और कई भाषाएं आती थी, इसीलिए ये फ़ोन पे जो है अच्छी तरह से लोगों से कम्युनिकेशन कर सकता था। अब क्या होता है, ये लोग मैट्रिमोनियल साइट पे ये देखते थे कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा हो सकता है और जिसको शादी की ज़्यादा ही दरकार है, जिसकी उम्र निकल चुकी है। और फिर ऐसे लोगों को ये लोग चिन्हित करते थे और चिन्हित करने के बाद में इन लोगों को फ़ोन पे ब्लैकमेल किया जाता था और ब्लैकमेल करने के बाद इन लोगों से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाए जाते थे। अब इस नाइजीरियन व्यक्ति के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि 18 राज्यों में इनके ऊपर 37 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले से ही। अब दोस्तों इसके खाते के अकाउंट को देखा जाता है, इन सभी के अकाउंट देखे जाते हैं और जब इन सभी के अकाउंट सामने आते हैं तो पता चलता है कि इन सभी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो चुका है कुछ ही सालों के अंदर। अब 100 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब इनके बारे में डिटेल ली जाती है तो पता चलता है कि जो नाइजीरियन व्यक्ति है उसने नाइजीरिया में अपनी बहुत अच्छी संपत्ति बना रखी है। जो नेपाल की लड़कियां, उन्होंने नेपाल में बहुत अच्छी संपत्ति बनाई हुई है। इनके अकाउंट में खूब सारा पैसा है, लग्जरी ज़िंदगी बिता रहे थे, अच्छी अच्छी महंगी महंगी कार थी, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं थी। और ये लोग जो है लोगों को चिन्हित करते थे, फिर ठगते थे और जब ठग लेते थे तो ये सोचते थे कि कोई पुलिस के पास जाएगा नहीं और ना, अब जब कोई पुलिस के पास जाएगा नहीं तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब इन लोगों ने उस सरकारी शिक्षिका को हद से ज़्यादा लूट लिया, उसके जो है दोस्तों 94,78,000 रुपये इन लोगों ने लूट लिए, उसके बाद भी उसके ऊपर पैसे का दबाव बना रहे थे, तब जाके वो सरकारी शिक्षिका जो है पुलिस वालों के पास गई। और जब पुलिस वालों के पास गई तो पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले में काम किया और इन सभी को 2 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2 अक्टूबर 2025 को जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो शिक्षिका है उसके 94,78,000 रुपये में से दोस्तों अभी तक महज 16 लाख रुपए ही वापस आ पाए हैं, क्योंकि वो पैसे इनके पास थे, अकाउंट में थे, लेकिन और जो पैसा था इन लोगों ने जो है अपने अपने देश भेज दिया, वहाँ पे संपत्ति खरीद ली और वहाँ पे लग्जरी ज़िंदगी जी रहे थे। अब ये लोग उस पैसे को वहाँ से वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे उसके बारे में कोई पता नहीं है। अब पुलिस जो है इस मामले पे बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है और इस मामले में कौन कौन इसमें शामिल और भी हो सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी ले रही है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि फ्रॉड कॉल बहुत सारे आते हैं। आपने देखा होगा जब आप कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपके पास फ़ोन आ जाता होगा, वो कहते होंगे कि आप हमारे लकी कस्टमर में शामिल हो गए हैं, आपने कार जीती है, तो आप ऐसा कीजिए, आईडी वगैरह जमा करा दीजिए, कार ले जाइए। उसमें भी ये लोग फ्रॉड करते हैं। बहुत से लोगों के पास कौन बनेगा करोड़पति का फ़ोन आता है कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, आप इतने रुपए डाल लीजिए। बहुत से लोगों के पास ऐसा आता है कि आपको क्या है, आपने लॉटरी जीती है, कस्टम में आपका सामान आया हुआ, आप उसको ले जाइए, उसके पैसे दे दीजिए। अब लोग क्या है, बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, बहुत सी लड़कियां फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग करती हैं और सामने वाले आदमी के कपड़े उतरवा देती हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल करने के हज़ारों तरीके हैं दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, आपको जानकारी लेनी है कि लोग आपके साथ कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, कैसे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। आपको जैसे ही लगे कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, कोई भी फ़ोन पे आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपको तुरंत ही फ़ोन काट के उसको ब्लैक लिस्ट में डालना है
और फिर भी आपको ऐसा लगे कि वो आपको परेशान कर रहा है या आपको परेशान करके आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठ सकता है, तो आपके पास आए दिन एक फ़ोन आता होगा, मैसेज आता होगा सरकार की तरफ से। जब आप किसी को फ़ोन करते होंगे तो उसमें हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर संपर्क कीजिए ताकि पुलिस आपका साथ दे सके। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।